हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। हमने PYQs शुरू की थी 2026 एग्ज़ाम के प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए। तो 2025 का PYQs कंप्लीट कर दिया है मैंने। अपने यूट्यूब आईडी में अपलोड कर दी है वीडियो। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देखें। एंड 2024 का भी अपलोड कर दिया है वीडियो। ठीक है, वेरी इजी लैंग्वेज में एंड ऑल द ऑप्शंस के साथ, ऑफिशियल आंसर की के साथ। ठीक है, अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देखिए, क्योंकि 2026 प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए PYQs बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इवन द ऑल टॉपर्स रिकमेंडेड दैट PYQs मस्ट फॉर द एग्ज़ाम। ठीक है, तो ये है 2023 का, देखेंगे आज, कवर करेंगे कंप्लीट। तो 2025 का कवर हो गया, 2024 का हो गया, ये 2023 का है। ठीक है, विथ ऑफिशियल आंसर की के साथ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ऑप्शन 1, झेलम रिवर पासेज थ्रू उलर लेक, मतलब कि झेलम रिवर जम्मू कश्मीर की उलर लेक झील से होकर गुजरती है। जी हाँ, ये सही है। ऑप्शन नंबर 2, कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड्स कोलेरू लेक, ये गलत है, क्योंकि कोलेरू लेक कहाँ से होता है, आंध्र प्रदेश से, को कृष्णा और गोदावरी के बीच का डेल्टा एरिया फीड करता है, लेकिन कृष्णा नदी इसे डायरेक्टली फीड नहीं करती। इसलिए क्या होगा, ये तमिलेरु और बुधामेरु जैसी छोटी नदियाँ फीड करती है, ये गलत है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 3, मेंडरिंग ऑफ गंडक रिवर फॉर्म्ड कानवार लेक, ये भी गलत है, क्योंकि कानवार लेक बिहार की एशिया की सबसे बड़ी ऑक्सबॉक्स लेक बूढ़ी गंडक के रास्ते बदलने मेंडरिंग से बनी है, ना कि किससे, गोदावरी रिवर से। तो ये भी गलत होगा। तो हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट गिवन above are correct? Only one. Option number A is right. क्या होगा, ऑप्शन नंबर A is right. क्वेश्चन नंबर 2, consider the following pairs port और well known as, देख लेते हैं कौन कौन से क्या है सही मैच। ऑप्शन नंबर 1, कामराज पोर्ट, फर्स्ट मेजर पोर्ट इन इंडिया रजिस्टर एज ए कंपनी, मतलब भारत का पहला मेजर पोर्ट जो एक कंपनी के रूप में रजिस्टर है। जी हाँ, ये सही है, ये इंदौर और चेन्नई के बीच है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर 2, मुंद्रा पोर्ट, लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन पोर्ट इन इंडिया, मतलब भारत का सबसे बड़ा प्राइवेटली ओन अडानी ग्रुप का पोर्ट है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 3, विशाखापट्टनम पोर्ट, लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया, मतलब इसे भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट बताया गया है, जो गलत है, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट क्या है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जिसे JNPT मुंबई कहा जाता है। ठीक है, ये नहीं है, क्या है सबसे लार्जेस्ट पोर्ट कंटेनर का, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई में है। ठीक है, ऑप्शन 3 इनकरेक्ट है, याद रखना। 1 और 2 करेक्ट है, तो ऑप्शन बी मैच होगा करेक्टली। ऑप्शन बी इज राइट। सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट जवाहरलाल नेहरू, याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 3, कंसाइडर द फॉलोइंग ट्रीज। हाउ मेनी ऑफ द एबव डिसिडियस ट्रीज, मतलब डिसिडियस मतलब क्या होता है, जो साल में एक बार अपने पत्ते गिरा देते हैं, झड़ने वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1, जैक फ्रूट मतलब कटहल, आर्टोकार्पस हेट्रीफ्यूलस, ये क्या है, ये एवरग्रीन सदाबहार पेड़ है, डिसिडियस पेड़ नहीं है, तो ये इनकरेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर 2, माहुआ मधुका इंडिका, ये डिसिडियस पेड़ है, तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर 3, टीक टेक्टोना ग्रांडिस, ये भी डिसिडियस पेड़ है, तो ओनली 2 आर करेक्ट। ठीक है, डिसिडियस मतलब झड़ने वाला। ठीक है, तो 2 माहुआ और टीक सही।
Question number 4. Consider the following statements. Option number 1. India has more arable area than China. अराबल मतलब होता है कि खेती लायक एरिया, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इंडिया के पास दुनिया का सबसे बड़ा अराबल लैंड मतलब खेती लायक लैंड है। लगभग कितना है पता है? 156 टू 160 मिलियन हेक्टेयर्स है, जो चाइना लगभग कितना है? 120 मिलियन हेक्टेयर्स से ज़्यादा है। इसका कारण इंडिया का विशाल मतलब मैदानी इलाका इंडो गैंगटिक प्लेन है, ठीक है। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर 2. द प्रोपोर्शन इज इरिगेटेड एरिया इज मोर इन इंडिया एज कंपेयर टू चाइना। मतलब कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। यहाँ प्रोपोर्शन मतलब अनुपात, ये परसेंटेज की बात हो रही है। चाइना अपने कुल खेती लायक ज़मीन का लगभग 50% से ज़्यादा हिस्सा क्या करता है? मतलब इरिगेशन के अंडर रखता है, जबकि इंडिया का ये अनुपात लगभग कितना है? चाइना 50% है, इंडिया का अनुपात कितना है? 48% के आसपास है। चाइना की वाटर मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी इंडिया से बेहतर है, इसलिए ये गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3. द एवरेज प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर इन इंडियन एग्रीकल्चर इज हाइयर देन दैट इन चाइना। मतलब ये भी गलत है, क्योंकि चाइना की प्रोडक्टिविटी पैदावार पर हेक्टेयर इंडिया से काफ़ी ज़्यादा है। राइस हो या वीट, चाइना हर हेक्टेयर में इंडिया के मुकाबले लगभग दुगनी मतलब डबल फसल उगाने की क्षमता रखता है, इसलिए चाइना इंडिया से आगे है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज ऑल्सो इनकरेक्ट। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए ओनली 1 इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रिपीटेड फॉल्स इन सी लेवल गिविंग राइज टू प्रेजेंट डे एक्सटेंसिव मार्शल लैंड। ठीक है, मार्शल लैंड मतलब क्या होता है पता है? दलदलीय जमीन। तो इसमें क्या बताया गया है कि कौन सी जगह समुद्र के स्टार मतलब सी लेवल के बार बार गिरने से बनी हुई दलदलीय जमीन मार्शल लैंड का है। तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी, रन ऑफ कच्छ। ठीक है, ये गुजरात में है और ये हिस्ट्री में समुद्र के नीचे था, लेकिन सी लेवल बदलने और टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ से अब ये एक विशाल नमकीन दलदल बन गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट, रन ऑफ कच्छ। अच्छा, अगर कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा तो प्लीज़ ये मत सोचे कि नो एवरीथिंग्स मैं नहीं देखूँगा, इंग्लिश मेरा बेस्ट है। ये ज़्यादा पॉजिटिव होने की कोशिश ना करें, ठीक है, क्योंकि कॉन्फिडेंट अच्छा है बट ओवर कॉन्फिडेंट इज़ नॉट गुड। मार्शल लैंड का मतलब आपको नहीं पता था उसमें, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? फटाक सा जाएंगे हिंदी वाला ऑप्शन में एंड देखेंगे कि मार्शल लैंड का मतलब कच्छ भूमि है। अगर ये हिंदी में देखते हैं ना तो आप, अगर इसका मतलब नहीं भी पता था तो कच्छ का रन, ये आंसर लगा लेते, ठीक है। तो अगर कोई आपको टॉपिक अगर नहीं पता होगा इंग्लिश में तो ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने ना जा करके हिंदी में देख ले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इल्मेनाइट एंड रूटाइल abundantly available in certain coastal tracts of India are rich resource of which one of the following। देख लेते हैं कि ये इल्मेनाइट एंड रूटाइल किसके रिच सोर्सेज हैं। तो ये ऑप्शन नंबर डी के है, टिटेनियम, क्योंकि ये भारत के ये कोस्टल स्टेट्स जैसे केरला, उड़ीसा की मिट्टी में ये मिनरल्स मिलते हैं जिनसे टिटेनियम निकलता जाता है। टिटेनियम बहुत मजबूत और हल्का मटेरियल होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7. अबाउट 3/4 of world's cobalt, a metal required for the
manufacture of batteries for electric motor vehicles is produced by को मतलब दुनिया का लगभग 75% 3/4 कोबाल्ट जो इलेक्ट्रिक कार की बैटरीज में लगता है कहाँ से आता है? वो आता है ऑप्शन नंबर सी, द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो से। ठीक है, द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से। DRC ये सेंट्रल अफ्रीका का एक देश है जो कोबाल्ट प्रोडक्शन में दुनिया में सबसे आगे है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ कॉन्गो बेसिन। पहले देखो कॉन्गो बेसिन क्या होता है। बेसिन वो इलाका होता है जहाँ का सारा पानी बहकर एक बड़ी नदी में मिलता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 कैमरून, क्योंकि कॉन्गो बेसिन सेंट्रल अफ्रीका में है। कैमरून का कुछ हिस्सा इस बेसिन के अंदर आता है, जबकि नाइजीरिया और साउथ सूडान इससे बाहर है। ठीक है, ऑप्शन 1 इज करेक्ट, कैमरून कॉन्गो बेसिन का। क्वेश्चन नंबर 9, कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ऑप्शन 1, अमरकंटक हिल्स आर एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विंध्या एंड सह्याद्री रेंजेस। ये गलत है, क्योंकि ये विंध्या और सतपुरा रेंज के मिलन के पास है, जबकि सह्याद्री तो बहुत दूर साउथ वेस्ट में है। ठीक है, ऑप्शन 1 इज इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर 2, बिलीगिरीरंगन हिल्स constitute the easternmost part of सतपुरा रेंज। मतलब कि सतपुरा रेंज का सबसे पूर्वी वेस्टर्न मोस्ट हिस्सा है। ये कर्नाटका में है और वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट को जोड़ने का काम करती है। ये कहाँ है? कर्नाटका में। ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 3, सीसाचलम हिल्स कंस्टिट्यूट द साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट। तो ये आंध्र प्रदेश में है और ईस्टर्न घाट्स का हिस्सा है। ठीक है, तो ये भी गलत है। ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में, ना वेस्टर्न घाट नहीं, ईस्टर्न घाट का हिस्सा है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, नन ऑफ द स्टेटमेंट इज राइट। क्वेश्चन नंबर 10, विथ रेफरेंस टू इंडियाज प्रोजेक्ट्स on connectivity, consider the following statements. Option number 1, east-west corridor under Golden Quadrilateral project connects डिब्रूगढ़ and सूरत। ये डिब्रूगढ़ और सूरत को जोड़ता है। जी नहीं, ये गलत है, क्योंकि ये सिलचर असम और पोरबंदर गुजरात को जोड़ता है। ये इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर 2, ट्राइलेटरल हाईवे कनेक्ट्स मोर इन मणिपुर एंड चियांग में इन थाईलैंड विया म्यांमार। ये मणिपुर को चियांग में थाईलैंड से जोड़ता है। जी नहीं, ये भी गलत है, क्योंकि ये मोरे को मोईसो मतलब सो थाईलैंड से जोड़ता है, म्यांमार से के रास्ते नहीं। ठीक है, ये थाईलैंड से जोड़ता है, ना कि म्यांमार के रास्ते से। तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर 3, बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर कनेक्ट्स वाराणसी इन उत्तर प्रदेश विथ कुनमिंग इन चाइना। मतलब BCIM इकोनॉमिक कॉरिडोर ये वाराणसी को चाइना से जोड़ता है। जी नहीं, ये भी गलत है, क्योंकि ये कोलकाता को कुनमिंग से जोड़ता है। ठीक है, ऑप्शन 3 इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट, नन ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, इंडिया डिस्पाइट हैविंग यूरेनियम डिपॉजिट्स डिपेंड्स ऑन कोल फॉर मोस्ट ऑफ इट्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। मतलब कि इंडिया के पास यूरेनियम डिपॉजिट होने के बावजूद हम बिजली के लिखे मतलब कोल पर निर्भर है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। हमारी लगभग 50 to 60% बिजली कोयले से आती है। ठीक है,
ऑप्शन 1 इज करेक्ट. ऑप्शन 2 नंबर, यूरेनियम enriched to the extent of at least 60% is required for the production of electricity. मतलब बिजली बनाने के लिए यूरेनियम को कम से कम 60% इनरिच करना जरूरी है? जी नहीं, ये गलत है, क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए यूरेनियम सिर्फ कितना होता है, 3 to 5% तक इनरिच करना पड़ता है. 60 to 90% इनरिचमेंट तो एटम बॉम्ब बनाने के लिए चाहिए होता है. समझ में आया? तो ये क्या होगा, इनकरेक्ट. तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. फर्स्ट वाला करेक्ट है एंड सेकंड वाला इनकरेक्ट. ऑप्शन सी इज राइट. क्वेश्चन नंबर 12, कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. स्टेटमेंट 1, मार्सुपिलर्स आर नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया. मार्सुपिलर्स किसको कहते हैं, कंगारू को. तो ये जानवर भारत में नेचुरल तरीके से नहीं पाए जाते. जी बिल्कुल सही है, क्योंकि ये मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में मिलते हैं. कहाँ मिलते हैं, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में. स्टेटमेंट 2, मार्सुपिलर्स कैन थ्राइव ओनली इन माउंटेन ग्रासलैंड्स विथ नो प्रीडेटर्स. मतलब मार्सुपिलर सिर्फ उन पहाड़ी मैदानों में रह सकते हैं जहां उनका शिकार करने वाला प्रीडेटर्स कोई ना हो. ये गलत है, क्योंकि मार्सुपिलर्स हर तरह के माहौल में रहते हैं और उनके नेचुरल मतलब प्रीडेटर्स भी होते हैं. प्रीडेटर्स मतलब दुश्मन. ऑप्शन नंबर 2 इज इनकरेक्ट. तो क्या होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा. 1 करेक्ट एंड 2 इनकरेक्ट. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 13, इन्वेसिव स्पीसीज स्पेशलिस्ट ग्रुप दैट डेवलप ग्लोबल इन्वेसिव स्पीसीज डाटाबेस बिलोंग्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, मतलब इन्वेसिव स्पीसीज उन जीवों को कहते हैं जो बाहर से आकर लोकल क्या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं. ठीक है, चलो देखते हैं. ऑप्शन नंबर 1, द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर. तो ऑप्शन 1 ही करेक्ट होगा. ऑप्शन 1 ही राइट है. IUCN. ठीक है, ये IUCN क्या है, ये एक बहुत बड़ी संस्था है जो दुनिया भर में प्रकृति को बचाने का काम करती है. ये ग्रुप उनका एक ही हिस्सा है जो मतलब खतरनाक बाहरी प्रजातियों पर नजर रखते हैं. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 14, कंसाइडर द फॉलोइंग फौना. हाउ मेनी ऑफ द अबव आर जनरली नॉक्टर्नल और मोस्ट एक्टिव आफ्टर सनसेट. कह रहा है कि इनमें से कौन सा जानवर मुख्य रूप से रात को एक्टिव रहते हैं. ठीक है, नॉक्टर्नल. ऑप्शन नंबर 1, लायन टेल मकाओ. ये दिन में एक्टिव रहने वाले ड्यूनल बंदर होते हैं. ठीक है, ऑप्शन 1 इज इनकरेक्ट. ऑप्शन नंबर 2, मालाबार केव. ये मुख्य रूप से रात को एक्टिव नॉक्टर्नल रहती है. ये बहुत दुर्लभ रेयर है. ठीक है, ऑप्शन 1 2 इज करेक्ट. ऑप्शन 3, सांबर डियर. ये मुख्य रूप से सुबह और शाम, ठीक है, में एक्टिव होते हैं, लेकिन इन्हें ड्यूनल कैटेगरी में ही रखा जाता है क्योंकि ये मुख्य रूप से रात वाला नहीं माना जाता. तो ये भी इनकरेक्ट है. ओनली 2 इज राइट. तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. ओनली 1 मलाबार केव. क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म विगल डांस फॉर others of their kin to indicate the direction and the distance to a source of their food. मतलब कि कौन सा जीव खाने का रास्ता बताने के लिए विगल डांस करता है. तो जब किसी जीव को फूल या शहद मिलता है तो वो नाचना अपने साथियों को डायरेक्शन बताता है नाचकर. वो क्या है, हनी बीज. ठीक है, ये उनका बात करने का एक अनोखा तरीका होता है. ठीक है,
जैसे हम लोग करते हैं उसी तरह जानवर का अलग अलग तरीका हो सकता है कि नहीं। अब क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 16, कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ऑप्शन नंबर 1, सम मशरूम्स हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। मतलब कह रहा है कि कुछ मशरूम दवाई बनाने में काम आते हैं। जी ये सही है। क्वेश्चन नंबर 2, सम मशरूम्स हैव साइकोएक्टिव प्रॉपर्टीज। मतलब कुछ मशरूम के नशा या दिमाग पर असर होता है खाने से। जी हाँ सही है ये। ऑप्शन नंबर 3, सम मशरूम्स आर इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज। मतलब कुछ मशरूम कीड़े मारने का काम आते हैं। ये भी सही है। आप क्या देखने जा रहे हैं कि मशरूम में क्या क्या गुण है? नहीं है तो चुपचाप से सही मारो इसे। समझ में आया? ऑप्शन नंबर 4, सम मशरूम्स हैव बायोलुमिनेसेंट प्रॉपर्टीज। मतलब कि कुछ मशरूम अंधेरे में चमकते हैं। जी हाँ ये भी सही है। ठीक है, तो हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट? ऑप्शन नंबर डी, ऑल आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंडियन स्क्वेरल्स। मतलब गिलहरीज। ऑप्शन नंबर 1, दे बिल्ड नेस्ट बाय मेकिंग बोरोज। मतलब बिल इन द ग्राउंड। ठीक है, तो क्या कह रहा है? कुछ इंडियन स्क्वेरल जैसे ग्राउंड स्क्वेरल्स जमीन में बिल बनाकर रहती है। ये सही है। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ऑप्शन 2, दे स्टोर देयर फूड मटेरियल्स लाइक नट्स एंड सीड्स इन द ग्राउंड। मतलब वो खाना छिपा कर रखने के लिए जानी जाती है। ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 3, दे आर ओमनिवोरस। जी नहीं, वो गिलहरी मुख्य रूप से फल और बीज खाती है, लेकिन कभी कभी कीड़े मकोड़े ये भी खा लेती है, तो ये ओमनिवोरस तो नहीं होती। तो ये इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट, ओनली 2। ऑफिशियल आंसर की में 2 दिया हुआ है, तो 1 और 2 करेक्ट है। बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 18, कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ऑप्शन नंबर 1, some microorganisms can grow in environments with temperature above the boiling point of water। मतलब ये सवाल है कि छोटे जीव मतलब बैक्टीरिया फंगी इन मुश्किल हालातों में रह सकते हैं। कौन कौन से? पहला नंबर जो हमने पढ़ा अभी, ये अबव बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। ये सही है क्योंकि थर्मोफाइल्स बैक्टीरिया उबाल पानी में रह सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर 2, सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो इन इन्वायरमेंट्स विथ टेम्परेचर बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। मतलब कि 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे। जी हाँ ये सही है क्योंकि साइकोफाइल्स बर्फ के अंदर भी जिंदा रहते हैं, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 3, सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो इन हाईली एसिडिक इन्वायरमेंट विथ pH बिलो 3। मतलब कि pH के नीचे 3 एसिडिक फाइल्स खतरनाक एसिड में भी पनप सकते हैं, तो ये भी क्या होगा? सही होगा। इतनी दुनिया में कीड़े मकोड़े ये वो है, तो अगर तुम्हारा सम दिया हुआ है तो तुम ज़्यादा सोचो मत। ठीक है, अगर तुम्हें आंसर नहीं भी पता है तो थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करो एंड देन ऑल 3 मारो एग्ज़ाम में। ठीक है, इतना सोचने का समय नहीं है यहाँ पे। कितने लाख दुनिया में कितने होंगे कीड़े मकोड़े, और कोई भी जी ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि नहीं जी सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करना भी पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेक्स ए टूल विथ ए स्टिक टू शार्प इंसेक्ट्स फ्रॉम ए होल इन ए ट्री और ए लॉन्ग ऑफ वुड। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि कौन सा जानवर लकड़ी के कीड़े निकालने के लिए टिंका या स्टिक डंडी का इस्तेमाल करता है? तो ये क्या होगा? औरंगटन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट क्योंकि औरंगटन्स बहुत समझदार होते हैं। वो तिनके को एक औजार टूल की तरह यूज़ करते हैं ताकि एंट्स मतलब चींटी या टर्मिट्स को निकाल कर खा सके। फिशिंग कैट या
सॉल्ट बियर इसे दिमाग नहीं लगाते, मगर ये कुछ ज़्यादा ही दिमाग लगाता है, जैसे आजकल के इंसान एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं उसी तरह। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, कंसाइडर द फॉलोइंग इन द मेकिंग ऑफ हाउ मेनी ऑफ द एबव आर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यूज्ड। ठीक है, मतलब HFCS का इस्तेमाल इनमें से किसके बनाने में होता है? तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 एरोसोल्स, ये स्पेरिकेंस इस्तेमाल होता है। ऑप्शन 1 इज एरोसोल्स, ये स्पेरिकेंस इस्तेमाल होते हैं इसमें, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर 2 फॉर्म एजेंट्स, इसमें भी इस्तेमाल होता है, तो ये भी सही होगा। ऑप्शन नंबर 3 फायर रिटेडेंट्स, तो इसमें भी इस्तेमाल होता है, तो इसमें ये भी सही होगा। बट ऑप्शन नंबर 4 लुब्रिकेंट्स, इसमें HFCS का इस्तेमाल ना के बराबर या बहुत रेयर होता है, तो ये इनकरेक्ट। तीनों सही, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ओनली 3। क्वेश्चन नंबर 21, कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, स्टेटमेंट 1, interest income from the deposits in infrastructure investment trust INVITs distributed to their investors is exempted from tax but the dividend is taxable। मतलब कि इनिवेट्स से मिलने वाला इंटरेस्ट टैक्स फ्री है पर डिविडेंड टैक्सेबल है। ये गलत है क्योंकि असल में दोनों पर टैक्स के अलग अलग नियम हैं और ये इंटरेस्ट मुख्य रूप से टैक्सेबल होता है, तो ये क्या होगा? इनकरेक्ट। अगर तुम इसके मुताबिक अगर चलोगे, इनकरेक्ट इसको काट दिए तो आंसर आ जाएगा खुद ब खुद, ऑप्शन नंबर डी। बट हमारा काम है कि दूसरा भी देख ले। इनविटेड्स आर रिकॉग्नाइज्ड as borrowers under the securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest act 2002। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है कि इनविट्स को सिफारी एक्ट्स के तहत बोरोवर्स माना जाता है। जी ये सही है। क्या है? ये सही है। इससे बैंक को उनसे पैसा वसूल में आसानी होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 22, कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, इन द पोस्ट पैंडेमिक रिसेंट पास्ट मेनी सेंट्रल बैंक वर्ल्ड वाइड हैड कैरिड आउट इंटरेस्ट रेट हाइक्स। मतलब ये कह रहा है कि कोरोना के बाद दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स जिसे RBI ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए। जी हाँ, ये सही है क्योंकि महंगाई इन्फ्लेशन रोकने के लिए ऐसा किया गया था, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर 2, सेंट्रल बैंक जनरली assume that they have the ability to counteract the rising consumer prices via monetary policy means। मतलब सेंट्रल बैंक को लगता है कि वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी ब्याज दर से महंगाई को रोकता है, तो ये बिल्कुल सही है। जब बैंक रेट बढ़ता है तो मार्केट में पैसा कम हो जाता है और लोग कम खर्च करते हैं, जिससे महंगाई थमी रहती है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 इज राइट एंड स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 23, कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, carbon markets are likely to be one of the most widespread tools in the fight against climate change। मतलब कार्बन मार्केट्स क्लाइमेट चेंज से लड़ने का एक बहुत बड़ा औजार टूल बनाने वाले हैं। जी हाँ, ये सही है क्योंकि इससे कंपनी को पॉल्यूशन कम करने के लिए पैसे का इनएक्टिव मिलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2, कार्बन मार्केट ट्रांसफर रिसोर्स फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर टू द स्टेट। क्या कह रहा है कि कार्बन मार्केट रिसोर्स को प्राइवेट सेक्टर से स्टेट सरकार को ट्रांसफ़र करते हैं। जी नहीं, ये गलत है क्योंकि कार्बन मार्केट्स
मुख्य रूप से प्राइवेट टू प्राइवेट ट्रांसफ़र करते हैं। एक कंपनी जो ज़्यादा पॉल्यूशन करती है वो दूसरी कंपनी से कार्बन क्रेडिट खरीदती है जिनसे पॉल्यूशन कम किया हो, और इसमें पैसा सरकार को नहीं बल्कि उन कंपनियों को जाता है जो इन्वायरमेंट बचा रही है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। ठीक है, ये ऑफिशियल आंसर की में 2 दिया हुआ है। और यूपीएससी हमेशा ऐसे टेक्निकल वर्ड्स जो होते हैं ना उसमें काफ़ी घुमाता फिराता है। ठीक है, तो थोड़ा सा फोकस रखें और थोड़ा ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 24, which one of the following activities of the Reserve Bank of India is considered to be part of centralization? मतलब आरबीआई जब मार्केट में पैसे का फ्लो कंट्रोल करता है तो उसे सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। कंडक्टिंग ओपन मार्केट ऑपरेशंस, मतलब कि OMO जब बाहर से बहुत ज़्यादा विदेशी पैसा डॉलर्स भारत आता है तो मार्केट में रुपीज़ की तादाद बढ़ जाती है और उसे बैलेंस करने के लिए आरबीआई सरकारी बॉन्ड्स बेचता है ताकि एक्स्ट्रा पैसा रोक सके। इसी प्रोसेस को सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, कंसाइडर द फॉलोइंग मार्केट्स, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर इंक्लूडेड इन कैपिटल मार्केट्स? मतलब कैपिटल मार्केट वो होता है जहाँ लंबे समय लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट लॉन्ग टर्म होता है इसलिए कैपिटल मार्केट का हिस्सा है, ये सही है। ऑप्शन नंबर 2 कॉल मनी मार्केट, ये सिर्फ 1 से 10 दिन के लिए होता है, शॉर्ट टर्म, इसलिए ये मनी मार्केट का हिस्सा है, कैपिटल मार्केट का नहीं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 2 इज इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर 3 ट्रेजरी बिल मार्केट, ये भी 1 साल से कम के लिए होता है इसलिए ये भी मनी मार्केट है, ये भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर 4 स्टॉक मार्केट, ये शेयर्स लंबे समय के लिए होते हैं इसलिए ये कैपिटल मार्केट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट एंड 1 इज करेक्ट। तो बी ऑप्शन ओनली 2 आर करेक्ट। चलो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड? देखिए कौन सा बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है इसे। ऑप्शन नंबर बी इज राइट, मेनी मार्जिनल फार्मर इन एन एरिया organize themselves into groups and synchronize and harmonized selected agriculture operations। तो जब बहुत सारे छोटे किसान मार्जिनल फार्मर्स एक ग्रुप बना लेते हैं और मिलकर खेती की प्लानिंग करते हैं, ठीक है, तो अकेले किसान के पास ना बड़ी मशीन होती है ना बार्गेनिंग पावर। जब वो ग्रुप बना लेते हैं तो उनका छोटा खेत मिलकर एक बड़ा हृदय जैसा बन जाता है और उन्हें बेहतर दाम मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। ठीक है, इसका रीज़न यही है। क्वेश्चन नंबर 27, कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर नाइजर गिजाजेटिया एबेसिनिका सीड्स। नंबर 1 कह रहा है कि एमएसपी, क्या भारत सरकार इस पर एमएसपी देती है? सही जी, नाइजर सीड उन 22-23 फसलों में शामिल है जिनकी एमएसपी तय होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर 2 नाइगर इज कल्टिवेटेड एज ए खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप, क्या इससे खेती मॉनसून में उगाया जाता है? जी हाँ, ये भारत में मुख्य रूप से खरीफ फसल है। ऑप्शन नंबर 2 इज ऑल्सो करेक्ट। ऑप्शन नंबर 3 सम ट्राइबल पीपल इन इंडिया यूज नाइगर सीड ऑयल फॉर कुकिंग। मतलब कि क्या इसे
आदिवासी लोग खाने के तेल के लिए यूज़ करते हैं? जी हाँ, कुछ उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के ट्राइबल इलाकों में इसका तेल काफ़ी इस्तेमाल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। ऑल द आंसर आर राइट। क्वेश्चन नंबर 27 हो गया, अब देखा जाए 28। चलिए देखते हैं 28, काफ़ी थक गए हैं, फिर भी कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, कंसाइडर द इन्वेस्टमेंट्स इन द फॉलोइंग एसेट्स, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर कंसाइडर इन इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट। मतलब इंटेंजिबल का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ें जिन्हें आप छू नहीं सकते, जैसे ज़मीन या मशीन को छू सकते हैं पर ब्रांड को नहीं छू सकते। ठीक है। ऑप्शन नंबर 1, ब्रांड रिकॉग्निशन, मतलब ब्रांड की पहचान दिमाग में होती है, उसे छू नहीं सका जा सकता। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर 2, इन्वेंट्री, ये गलत है क्योंकि इन्वेंट्री का मतलब है गोदाम में रखा माल, इसे आप देख और छू सकते हैं, इसलिए ये टेंजिबल है। इंटेंजिबल नहीं है, तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर 3, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये पेटेंट या कॉपीराइट दिमाग की उपज है, तो ये भी सही हो सकता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इज ऑल्सो करेक्ट। ऑप्शन नंबर 4, मेलिंग लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स, ये भी सही है क्योंकि ये डाटा है, इसे भी इंटेंजिबल माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29, consider the following for the horizontal tax devolution. The 15 Finance Commission used how many of the above as criteria other than population, area and income distance? मतलब ये कह रहा है कि 15 फाइनेंस कमीशन तय करता है कि सरकारी टैक्स का पैसा स्टेट में कैसे बांटे। सवाल पूछा है कि पॉपुलेशन, एरिया और इनकम डिस्टेंस के अलावा कौन से क्राइटेरिया यूज़ होते हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन से यूज़ होते हैं। ऑप्शन नंबर 1, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, मतलब ये सही है, जिन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल की उन्हें इनाम मिलता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर 2, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, तो ये भी सही है, जहाँ पेड़ ज़्यादा है उन्हें ज़्यादा पैसा। ऑप्शन नंबर 2 इज ऑल्सो करेक्ट। ऑप्शन नंबर 3, गवर्नेंस रिफॉर्म, ये गलत है क्योंकि ये इस बार का क्राइटेरिया नहीं था। ऑप्शन नंबर 3 इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर 4, स्टेबल गवर्नमेंट, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 5, टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट्स, ये सही है, जो स्टेट टैक्स वसूलने में मेहनत करते हैं। ठीक है। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ओनली 3। ठीक है, ओनली 3 आर राइट। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या क्या, ओनली 3 कौन कौन सा है? 1, 2 और 5। 1, 2 और 5। क्वेश्चन नंबर 30, कंसाइडर द फॉलोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स, ऑन हाउ मेनी ऑफ द अबव डज UNOPS सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन S3I इनिशिएटिव फोकस फॉर इट्स इन्वेस्टमेंट्स। मतलब कि UNOPS की S3I इनिशिएटिव किन सेक्टर में इन्वेस्ट करती है? S3I क्या है? इसका मतलब है सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन। ठीक है। तो इस इनिशिएटिव का मुख्य फोकस क्या है? अफोर्डेबल हाउसिंग, हेल्थ केयर और रिन्यूएबल एनर्जी पर है। ठीक है। पर मास रैपिड ट्रांसपोर्ट इसके कोर फोकस में नहीं है। तो ऑप्शन 1, 2 एंड 4 इज करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ओनली 3 आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31, इन एसेंस व्हाट डज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मीन? ठीक है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है।
तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस होता है इसका मतलब। क्यों? क्योंकि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब सिर्फ ये नहीं कि कानून का पालन हो, बल्कि ये भी है कि कानून फेयर, जस्ट और रीजनेबल होना चाहिए। इसमें नेचुरल जस्टिस, किसी के साथ अन्याय ना हो, शामिल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी अलग है। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 32, कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, इन इंडिया prisons are managed by state governments with their own rules and regulations for the day-to-day administration of prisons। मतलब prisons in India, जेल के बारे में बोल रहा है इंडिया का। भारत में जेल स्टेट गवर्नमेंट मैनेज करती है अपने रूल्स के हिसाब से। ये सही है क्योंकि जेल एक स्टेट सब्जेक्ट है। क्या है? एक स्टेट सब्जेक्ट। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर 2, इन इंडिया prisons are governed by the Prisons Act 1894 which explicitly kept the subject of prisons in the control of provisional governments। मतलब प्रिजन्स एक्ट 1894 ने जेल का कंट्रोल प्रोविंशियल अब के स्टेट गवर्नमेंट को दिया था। सही है ये, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इज ऑल्सो करेक्ट। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट द चीफ पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री। तो देख लेते हैं कि संविधान का सबसे बड़ा मकसद क्या है। ऑप्शन नंबर सी, इट डिफाइंस एंड लिमिट्स द पावर ऑफ गवर्नमेंट। मतलब बिना संविधान के सरकार अपनी मनमानी कर सकती है, इसलिए संविधान बताता है कि सरकार क्या कर सकती है और उसकी हद, लिमिट क्या है, ताकि लोगों की आज़ादी बची रहे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्वेश्चन नेक्स्ट देख लो। क्वेश्चन नंबर 34, ये क्वेश्चन यूपीएससी के द्वारा ड्रॉप कर दिया गया है। ठीक है, इसको हटा दिया गया है, तो हम भी इसको क्या करेंगे? हटा देंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं क्या कह रहा है। कंसाइडर द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस बॉडीज इन इंडिया। ठीक है, क्या क्या है इसमें? मतलब इनमें से कौन से बॉडीज संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे गए हैं। ऑप्शन नंबर 1, द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। तो ये नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस ये सही है। इसे 102 अमेंडमेंट एक्ट के बाद आर्टिकल 338 बी में जगह मिली है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर 2, द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, मतलब NHRC, ये गलत है। ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, पार्लियामेंट के एक कानून से बनी है, संविधान में नहीं है। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट है। ये क्या है? स्टैट्यूटरी बॉडी है। ऑप्शन नंबर 3, द नेशनल लॉ कमीशन, ये भी गलत है क्योंकि ये सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, सरकार के ऑर्डर से बनती है। ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 4, द नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रेडसेल कमीशन, तो ये भी गलत है। ये भी एक क्या है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से बनी है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट, ओनली 1। ठीक है, ओनली 1 क्या है? द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, जो कि क्या है? 102 अमेंडमेंट से के बाद आर्टिकल 338 में जगह मिली जिसे। क्वेश्चन नंबर 36, कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Option number 1, if the election of the President of India is declared void by the Supreme Court of India, all acts done by him/her in the performance of duties of his/her office of President before the date of decision become invalid। मतलब कि अगर सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति के चुनाव
वॉइड कर देता है, मतलब रद्द कर देता है, तो क्या उनके पुराने काम गलत में आएंगे? तो ये गलत है, क्योंकि उनके द्वारा किया गया पुराने काम वैलिड सही ही रहते हैं, ठीक है, वो गलत में नहीं आएंगे। तो ये क्या है? ऑप्शन नंबर गलत है। ऑप्शन नंबर 2, इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी पोस्टपोन्ड on the ground that some legislative assemblies have been dissolved and elections are yet to take place। मतलब अगर कुछ विधान सभाएं लेजिस्लेटिव असेंबली भंग मतलब डिसॉल्व हो चुकी हैं, तो क्या राष्ट्रपति का चुनाव रोका जा सकता है? जी नहीं, ये गलत है। चुनाव अपने समय पर ही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3, when a bill is presented to the President of India, the Constitution prescribed time limit within which has to declare his her assent। ये क्या है? ये भी गलत है। क्या संविधान बताता है कि कितने दिन में राष्ट्रपति को किसी बिल पर साइन करना है? नहीं बताता है। संविधान में कोई टाइम लिमिट नहीं लिखी है। इसी को पॉकेट वीटो का आधार माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट, नन ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37, विथ रेफरेंस टू फाइनेंस बिल एंड मनी बिल इन द इंडियन पार्लियामेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ऑप्शन नंबर 1, व्हेन द लोकसभा ट्रांसमिट्स फाइनेंस बिल टू द राज्यसभा इट कैन अमेंड और रिजेक्ट द बिल। जी, मतलब क्या राज्यसभा फाइनेंस बिल को अमेंड या रिजेक्ट कर सकती है? ये बिल्कुल राइट है, क्योंकि फाइनेंस बिल के लिए राज्यसभा के पास पावर होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2, व्हेन द लोकसभा ट्रांसमिट्स मनी बिल टू राज्यसभा इट कैन नॉट अमेंड और रिजेक्ट द बिल, इट कैन ओनली मेक रिकमेंडेशन। जी हाँ, सही है, क्योंकि जब मतलब राज्यसभा बिल को रिजेक्ट नहीं कर सकती, मनी बिल को सिर्फ रिकमेंडेशन दे सकती है, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 3, इन द केस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द लोकसभा एंड द राज्यसभा देयर इज नो जॉइंट सेटिंग फॉर मनी बिल बट ए जॉइंट सेटिंग बिकेम्स नेसेसरी फॉर फाइनेंस बिल। तो ये गलत है, क्योंकि फाइनेंस बिल के डेडलॉक के लिए जॉइंट सेटिंग हो सकती है, सिर्फ मनी बिल के लिए मना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 38, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। वंस द सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइज एन एरिया एज ए कम्युनिटी रिजर्व, मतलब जब सरकार किसी एरिया को कम्युनिटी रिजर्व घोषित करती है तो क्या होता है? तो देख लेते हैं क्या होता है। ऑप्शन नंबर 1, द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ द स्टेट बिकम्स द गवर्निंग अथॉरिटी ऑफ सच एरियाज। मतलब क्या स्टेट का चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन वहाँ का मालिक बन जाता है? ये गलत है, वहाँ एक लोकल मैनेजमेंट कम्युनिटी बनती है। ये क्या है? गलत है। ऑप्शन नंबर 2, हंटिंग इज़ नॉट अलाउड इन सच एरियाज। जी हाँ, सही है, क्योंकि हंटिंग बिल्कुल बंद हो जाती है यहाँ पे, हैं। ऑप्शन नंबर सही है 2। ऑप्शन नंबर 3, पीपुल ऑफ सच एरियाज आर अलाउड टू कलेक्ट नॉन टाइम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्शन। मतलब क्या लोग फल फूल फॉरेस्ट प्रोड्यूस जमा कर सकते हैं? सही है, क्योंकि इसी इजाज़त होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4, पीपुल ऑफ सच एरिया आर अलाउड ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। मतलब कि क्या कह रहा है? क्या लोग खेती ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस कर सकते हैं? जी गलत है, ये इस पर रोक लग जाती है। क्या होता है? इस पर रोक लग जाती है। हंटिंग पर लोग और फॉरेस्ट प्रोड्यूस की इजाज़त है सिर्फ, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते, ये भी क्या कह रहा है? 39 विथ क्वेश्चन नंबर 39, विथ रेफरेंस टू शेड्यूल्ड एरियाज इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मतलब यहाँ इंडिया के शेड्यूल एरिया के नियम पूछे गए हैं, देख लेते हैं क्या क्या है। ऑप्शन नंबर 1, विद इन ए स्टेट द नोटिफिकेशन ऑफ एन एरिया एज शेड्यूल्ड एरिया टेक्स प्लेस थ्रू एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट।
मतलब क्या किसी इलाके को शेड्यूल एरिया घोषित करने का हक सिर्फ राष्ट्रपति को है? जी हाँ, सिर्फ राष्ट्रपति को है। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर 2, द लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट फॉर्मिंग द शेड्यूल एरिया इज द डिस्ट्रिक्ट एंड द लोएस्ट इज द क्लस्टर ऑफ विलेज इन द ब्लॉक। मतलब क्या सबसे बड़ी यूनिट डिस्ट्रिक्ट और सबसे छोटी यूनिट विलेजेस का क्लस्टर ब्लॉक होती है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर 3, द चीफ मिनिस्टर ऑफ द कंसर्न स्टेट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट एनुअल रिपोर्ट टू द यूनियन होम मिनिस्ट्री ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ शेड्यूल एरिया इन द स्टेट। क्या स्टेट के चीफ मिनिस्टर को होम मिनिस्ट्री को रिपोर्ट देनी पड़ती है? ये गलत है, क्योंकि गवर्नर रिपोर्ट भेजते हैं राष्ट्रपति को, ना कि चीफ मिनिस्टर होम मिनिस्टर को। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ओनली 2 आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ हेल्ड इन सम जजमेंट्स that the reservation policies made under Article 16 Clause 4 of the Constitution of India would be limited by Article 335 for maintenance of efficiency of administration। मतलब ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रिजर्वेशन देते वक्त आर्टिकल 335 मतलब इफ़िशेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का ध्यान रखना चाहिए। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 2, आर्टिकल 335 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस द टर्म इफ़िशेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब क्या आर्टिकल 335 में इफ़िशेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की डिफिनेशन दी गई है? जी नहीं, ये संविधान में इस वर्ड को डिफाइन नहीं किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, 1 इज करेक्ट एंड 2 इज इनकरेक्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स वाज ध्यानकटका विच फुल्लिज्ड एज ए प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट सेंटर अंडर द महासंघिकास लोकेटेड। मतलब कि ध्यानकटका को जो एक मशहूर बुद्धिस्ट सेंटर था आज के किस इलाके में है? तो ये किस इलाके में है? आंध्रा में है। कहाँ है? आंध्रा में। ये अमरावती के पास है। पुराने ज़माने में सतवाहना राजाओं के वक्त ये एक बहुत बड़ा धार्मिक और व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42, विथ रेफरेंस टू एशियन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है। ऑप्शन नंबर 1, द कंसेप्ट ऑफ स्तूपा इज बुद्धिस्ट इन ओरिजिन। मतलब ये कह रहा है क्या स्तूपा का कंसेप्ट सिर्फ बुद्धिस्ट है? ये गलत है, क्योंकि स्तूपा जैसी स्ट्रक्चर्स बुद्धिज़्म से पहले भी भारत में मौजूद थी वैदिक काल से, लेकिन इसे मुख्य पहचान बुद्धिस्ट से मिली है, बट ये गलत है। ऑप्शन नंबर 2, स्तूपा वाज जनरली इज रिपोजिटरी ऑफ रिलिक्स। मतलब क्या इसमें महत्वपूर्ण अवशेष रिलिक्स रखे जाते हैं? जी हाँ, ये सही है। ऑप्शन नंबर 3, स्तूपा वाज ए वोटिव एंड कॉमेमोरेटिव स्ट्रक्चर इन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। मतलब कि क्या ये एक यादगार कमेमोरेटिव स्ट्रक्चर है? जी हाँ, ये है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट, ओनली 2 आर ऑप्शन ओनली 2 करेक्ट है, 2 और 3 सही है। ठीक है, 1 गलत है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43, विथ रेफरेंस टू एशियन साउथ इंडिया कोकरी पोम्पर एंड मुछेरी वेयर वेल नोन एज। मतलब पुराने साउथ इंडिया संगम एज में ये तीनों जगह किस चीज़ के लिए मशहूर थी? ऑप्शन नंबर बी, पोर्ट्स मतलब बंदरगाह। ये तीनों बहुत बड़े मतलब व्यापारी बंदरगाह पोर्ट्स थे, जहाँ से रोम और बाकी दुनिया के साथ मसालों या व्यापार होता था। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 44, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द प्रैक्टिस ऑफ वर्नाक्यूलर एज मेंशन इन संगम पोयम। मतलब संगम पोयम पुरानी तमिल कविताओं में इस शब्द का मतलब क्या है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है। ए किंग डिफीटेड इन ए बैटल कमिटिंग रिचुअल सुसाइड बाय स्टार्विंग हिमसेल्फ टू डेथ। मतलब कि पुराने वक्त में अगर कोई तमिल राजा युद्ध मतलब वार में हार जाता था तो उसकी बेइज्जती हो जाती थी, तो वो अपनी इज्जत बचाने के लिए भूखा रहकर पानी जान दे देता था। इसी प्रथा को वर्टिकुलर कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 45, कंसाइडर द फॉलोइंग डायनेस्टीज। हाउ मेनी ऑफ द अबव डायनेस्टीज स्टेबलाइज देयर किंगडम्स इन अर्ली 8th century AD। मतलब पूछा गया है कि इनमें से कौन से राजवंश 8th century AD के शुरुआत में स्टेबलाइज हो चुके थे। ऑप्शन नंबर 1 होशाला, इनका राज्य 10th 11th सदी में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर गहदवा वाला, ये 11th सदी के बाद आए थे। काकटिया ये 12वीं सदी के आसपास पॉपुलर हुए थे। और यदवा ये इनका मतलब 12th to 13th सदी में था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव इज 8th century के शुरुआत का कोई नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 46, विथ रेफरेंस टू एशियन इंडियन हिस्ट्री कंसाइडर द फॉलोइंग पेयर्स लिटरेरी वर्क और ऑथर। बुक्स और ऑथर किसके क्या है देखो। देवी चंद्र गुप्ता, ये बिल्हाना, ये गलत है, इसे विशाखा दत्ता ने लिखा था। किसने लिखा था? विशाखा दत्ता ने लिखा था। ऑप्शन नंबर 2 हमीरा महाकाव्य, ये नाया चंद्रा सूरी, ये सही है। क्या है? ऑप्शन नंबर 3 मिलिंदा पन्हा नागार्जुना, ये गलत है क्योंकि ये नागाशिना ने लिखी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 नित्यवाक या मित्रा सोमादेवा शूरी, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 बी ओनली 2 आर करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन 2 और 4 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं। सोल्स आर नॉट ओनली द प्रॉपर्टी ऑफ एनिमल एंड प्लांट लाइफ बट ऑल्सो ऑफ रॉक्स, रनिंग वाटर एंड मेनी अदर नेचुरल ऑब्जेक्ट्स नॉट लोकेटेड ऑन एज लिविंग बाई अदर रिलीजियस सेक्ट्स। द above statement reflect one of the core beliefs of which one of the following religious सेक्ट्स ऑफ एशियन इंडिया। मतलब कि एक बिलीफ है कि आत्मा सिर्फ जानवर या पेड़ों में नहीं बल्कि पत्थरों और बहते पानी में भी होती है। ये किस धर्म की सोच है? ये जैनिज्म की सोच है, क्योंकि जैन धर्म में अहिंसा पर बहुत जोर दिया जाता है, क्योंकि उनका मानना है कि हर बेजान चीज़ में भी जान शूल होती है, इसलिए वो हर चीज़ को बहुत सम्मान करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 48, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ विजयनगरा एम्पायर कंस्ट्रक्टेड ए लार्ज डैम अक्रॉस तुंगभद्रा रिवर एंड ए कैनाल कम एक्यूडेक्ट several kilometers long from the rivers to the capital city। मतलब किस राज्य ने तुंगभद्रा नदी पर एक बड़ा डैम बनवाया और कई किलोमीटर लंबी कैनाल निकाली? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। देवराज्य वन ने अपनी राजधानी हम्पी विजयनगरा में पानी की कमी दूर करने के लिए मतलब कमाल का इंजीनियरिंग काम किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 49, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ मिडिवल गुजरात सराउंडेड ड्यू टू पोर्चुगीज। मतलब कि कह रहा है
कि किस राज्य ने दीव का इलाका पोर्चुगीज लोगों को दे दिया था? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट बहादुर शाह ने। बहादुर शाह ने मुगल्स हुमायूं से डर कर पोर्चुगीज से मदद मांगी थी और बदले में उन्हें दीव दे दिया। बाद में पोर्चुगीज ने धोखे से उन्हें ही मार दिया था। ठीक है, तो अंजाम क्या होता है? धोखे का सच्चा धोखा ही मिलता है। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 50, बाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल डिजाइनेटेड एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? मतलब कि किस कानून एक्ट के जरिए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का नाम बदलकर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया था? तो ये चार्टर एक्ट 1833। इसी एक्ट के बाद लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के पहले गवर्नर बने थे। ठीक है, इसी पूरी पावर एक ही आदमी के हाथ में दे दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर PYQ 2023 का मैंने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया है एंड ये पार्ट वन एंड पार्ट 2 में मैं इसे अपलोड करूँगी। ये पार्ट 1 रहेगा 50 क्वेश्चन, फिर पार्ट 2 में 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर दूँगी। और इससे पहले आपने PYQ 2025 और 2024 का आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देखें विद ऑफिशियल आंसर की के साथ एंड वेरी इजी लैंग्वेज में, क्योंकि 2026 के लिए PYQs बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मैं PDF भी आपको इसका PYQ और मतलब आंसर की के साथ अपने टेलीग्राम ID कहानी कशिश की में शेयर कर दूंगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। बाय बाय।